सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 के लिए हिस्ट्री के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, मेसोपोटामियन वीपन्स वेयर प्रोमिनेंटली मेड अप। मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने थे? ये बने थे कापर से या तांबे से। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड है, द टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विटनेस्ड बाई द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी ऑफ उर्क वाज। उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था। ये था पोटर्स व्हील, कुम्हार का पहिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द 2000 BCE द सिटी दैट फ्लरिश्ड एट द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वाज। 200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर था। तो जो शहर था वो था मारी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेसोपोटामियन रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अक्कड़ इन 2370 BCE वाज। मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना वो जो था ना वो सरगोन था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्ना वाज द गॉडेस ऑफ। इन्ना खालिस्तान की देवी थी, लव एंड वार की देवी थी, प्यार और युद्ध की देवी थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अर्लीस्ट टेम्पल इन सदर्न मेसोपोटामिया वेयर बिल्ट इन। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये किया गया था 5000 BCE को, 500 ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेन टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल ऑफ अर्ली सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया वेयर द फॉलोइंग। मेसोपोटामिया की शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे? तो इसमें देखिए जो नान्ने हैं, अन्नू है, इनकी है, इना है, ये सब मंदिर थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए देखिए बोलता है टाउन्स वेयर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री प्लान स्ट्रेटेजी, ये नहीं है। सेकेंड है, मड ब्रिक्स वेयर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और थर्ड जो है, मोस्ट ऑफ हाउसेस वेयर सिंगल स्टोरी हैविंग अ कोर्ट यार्ड, बिल्कुल ये तो था। तो इसका खाली ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फीचर ऑफ मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वेयर। तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का जो फीचर था वो क्या था? तो इसमें पहला बोलता है देखिए कि इट वाज रिटन ऑन क्ले टेबलेट्स, बिल्कुल क्ले टेबलेट से पे मिट्टी के पट्टी पर लिखा गया था। सेकेंड, इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट माने बाएं से दाएं लिखा गया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं कि रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग लैंग्वेज। इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ हिब्रू एंड अरेबिक फैमिली आर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, दिस लैंग्वेज कैन बी सीन ऑन द अशोकन पिलर्स। यह हिब्रू और अरबी भाषा का यह भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक के स्तंभों पर देखी जा सकती है। तो यह अरमाइक, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पज ऑफ मोनोस्टिसिज्म बाय द। मठवाद के मूल्य उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। तो बढ़ रही थी 14वीं सेंचुरी में, 14वीं सदी में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ। तो एक गिल्ड किसका संघ था? एक क्राफ्ट इंडस्ट्री या शिल्प और उद्योग का संघ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फेमस बुक फ्यूडल सोसाइटी व्हिच डील्ट विद द फ्रेंच सोसाइटी वाज रिटन बाई। ये जो प्रसिद्ध किताब है फ्यूडल सोसाइटी जो कि फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मार्क ब्लॉक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप विटनेस्ड चेंज इन लैंड यूज स्विच फ्रॉम द 2 फील्ड टू 3 फील्ड सिस्टम। यूरोप के भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा गया था। तो ये जो देखा गया था वो 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में देखा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू नाइट्स वाज कॉल्ड। तो लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी फीप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, मोंग्स हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग ऑन चैरिटी, दिज मंक्स वर नोन एज। भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे, दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किसके नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था प्रायर्स के नाम से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द स्कॉलर हु आर्गूड दैट हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट आल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल होते हैं। तो यह है मार्क ब्लॉक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूटेड टू। कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय जो है ना वो
बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन, धर्म के आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने के अभियान को जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टेड ऑफ, नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था, तो इसमें शामिल था देखिए रिकन्वर्शन ऑफ लैंड, भूमि का पुनर्ग्रहण ये शामिल था, यूज ऑफ हेवी आयरन टिप्ड प्लोस, भारी लोहे के टिप वाले हलों का उपयोग ये शामिल था, शोल्डर हार्नेस ऑफ बुलक, बैल का कंधा हार्नेस ये भी शामिल था, तो इसका डी ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक ऑप्टेड टू लिव आइसोलेटेड इन कंट्रास्ट टू द क्लेर्जी हु लिव्ड इन टाउन्स एंड विलेजेज, खालिस्तान ने कस्बों और गाँव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना, तो मॉन्क्स थे, भिक्षु थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रिकॉग्नाइज देयर वेयर द पब्लिक प्लेसेस आर एरियाज वेयर द टेंड पीपल ग्लैडिएटर्स फाइट वाइल्ड बीस्ट एंड फाइनली नॉक देम डाउन, द एक्सीलेंट मसल पावर डेवलप्ड बाई देम एंड द स्किल एज वेल वाज ऑब्जर्व्ड बाई द पॉपुलस गैदर्ड देयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड दस द इंटरटेन्ड। तो ग्लैडिएटर्स जंगली जानवरों से लड़ते हैं और अंत में उन्हें मार गिराते हैं, उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहाँ एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया, इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन किया, तो ये मनोरंजन किया उन्होंने कॉलेजियम में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं हु वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स बिटवीन द पीरियड अराउंड 511 टू 1774 सी, 511 से 474 ईस्वी के बीच में अरबों ने किसे नष्ट कर दिया, तो अरबों ने देखिए जो विक्सोर्स हैं स्पेन के उसको नष्ट किया, फ्रेंच ऑफ गॉल को नष्ट किया, लॉम्बार्ड्स इन इटली को नष्ट किया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में सही क्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें पहला बोलता है ही इंट्रोड्यूस्ड सॉलिडस द गोल्ड कॉइन व्हिच आउटलास्टेड द रोमन एम्पायर इटसेल्फ, कि उन्होंने सॉलिडस सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। सेकेंड है ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास पिक्चर्स, स्क्रू प्रेसेस एंड वाटर मिल्स वर एस्टेब्लिश्ड एम्प्लाई अंडर हिज रूल, उसके शासन में तेल प्रेस और कांच के चित्र, पेंच प्रेस और पानी के मिल व्यापक रूप से स्थापित किए गए, है ना, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इसमें बिल्कुल सही नहीं है। थर्ड देखते हैं ही इन्वेस्टेड मोर इन प्रमोशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन विलेजेज, ये भी सही नहीं है कि उन्होंने गाँव में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया, तो इसके तीनों के तीनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच रिवर्स मेड बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड, तो कौन कौन से रिवर जो है ना रोमन एम्पायर का बाउंड्री बनाते थे नॉर्थ साइड में या उत्तर के क्षेत्र में, तो देखिए इसमें राइन रिवर बनाता था और साथ ही साथ डेन्यूब रिवर बनाता था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, राइन और डेन्यूब, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच लैंग्वेजेज वर स्पोकन इन अपर क्लासेस इन ईस्ट एंड वेस्ट इन द अर्ली एम्पायर ऑफ रोम, कि रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, तो देखिए पहला बोलता है द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, दोज ऑफ द ईस्ट इन लेटिन, है ना, तो जो पूर्व के, यही ऑप्शन करेक्ट है इसका कि पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक में बोलते और लिखते थे और पूर्व के लोग जो है ना लेटिन में बोलते लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं कि द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी वाज मेनली कैरिड इन अ कंटेनर दैट वाज कॉल्ड, 3वीं शताब्दी में मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में लाया जाता था, जिसे खालिस्तान कहा जाता था, जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ड्रेसल 20। क्वेश्चन नंबर 27 है सेंट अगस्टाइन वाज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ, सेंट अगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका शहर के बिशप थे, ते बिशप थे हिप्पो के, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द एम्पेरर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज, रोमन साम्राज्य में इत्यादि धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था, तो ये सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट हैपेंड टू जूलियस सीजर, जूलियस सीजर का क्या हुआ, तो देखिए जूलियस सीजर को ऑक्टेवियन की सेनाओं ने पराजित किया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ही वाज डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ ऑक्टेवियन। क्वेश्चन नंबर 30 है अ लॉ ब्लैंक रिफर टू द वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड व्हेन दे रन अवे एंड ट्राई टू हाइड, खालिस्तान का एक कानून श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है
ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 398। क्वेश्चन नंबर 31 है अरेंज द 4 खलीफास इन सीक्वेंस। तो चारों खलीफाओं को हम लोगों को सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर, ये फर्स्ट हो जाएंगे, फिर उमर है ना, फिर उसके बाद उस्मान ये थर्ड में आएंगे, और अली जो है ना ये 4 में आ जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे चलते हैं। द मोस्ट कंजर्वेटिव एमंग द फॉलोइंग वाज द ब्लैंक स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का खालिस्तान स्कूल था। तो ये स्कूल है मलिकी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसमें जो किताब उल बुखारा जो है ना ये नहीं है फर्स्ट वाला, बाकी तीनों जो है ना अल कानून, फिल तिब्बो, शाहनामा, कलीला व डिमिना, ये सब हैं तीनों। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग इमेज। इस इमेज को हम लोगों को पहचानना है। तो ये इमेज क्या है, ये काबा का है। देखिए काबा का जो इमेज है वो है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी काबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं। बोलता है द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स इन द इस्लामिक हिस्ट्री एरिया। इस्लामी जगत के अर्ध ऐतिहासिक कार्य है ना ये क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं बायोग्राफिक्स, जूनिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है खलीफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू। तो खलीफ मुआविया ने अपने कैपिटल को किधर शिफ्ट कर दिया, तो उन्होंने शिफ्ट किया है इसको दमास्कस में या दमिश्क में। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है द वुमेन सेंट सूफी हु इन हर पोएम्स प्रीच्ड इंटेंस लव फॉर गॉड बाय यूनाइटिंग विद गॉड वाज। महिला सूफी संत जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था। तो ये कौन थी, ये थी राबिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 37 का, राबिया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कापर कॉइन सर्कुलेटेड इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स वाज कॉल्ड। केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को कहा जाता था। तो इस तांबे के सिक्के को फुलूस कहा जाता था। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, फुलूस। क्वेश्चन नंबर 39 है पहलवी वाज। पहलवी था, तो पहलवी क्या था, लैंग्वेज था जो ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा होती थी उसका। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ एशियन ईरान। क्वेश्चन नंबर 40 है बेयत अलकीमा वाज। बेयत अलकीमा था, तो बेयत अलकीमा एक लाइब्रेरी था जिसमें विज्ञान भी इंस्टीट्यूट था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्वेश्चन 41 जो है ना मैच द कॉलम है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो देखिए इसमें बोलता है एंगल्स एंड सेक्शंस। तो ये क्या होगा, अ ट्राइब ऑफ सेंट्रल यूरोप सेटल्ड इन इंग्लैंड। फिर उसके बाद है फीप। तो जो फीप है इसमें वो क्या था, फीप था नाइट्स। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है इसमें ऑप्शन नंबर गॉल। तो गॉल क्या था, ये फ्रांस में था। और फ्यूड जो है ना ये अ पीस ऑफ लैंड था। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। व्हाट कंसिक्वेंसेस वाज नॉट सीन ऑफ द कैटास्ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ बिबोनिक प्लेग। बिबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए। तो ये जो है ना इसमें फर्स्ट बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल वर डिसलोकेटेड, कई लोग विस्थापित कर दिया गया था, ये तो था एक परिणाम। सेकेंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन अ मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, है ना, यही नहीं देखा गया था कि जनसंख्या की वृद्धि के स्वरूप श्रमिकों की भारी कमी हो गई थी, यही इसका आंसर होगा। थर्ड बोलते हैं इम्बेलेंसेज क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर, ये हुआ था कृषि और निर्माण के बीच में असंतुलन। और डी प्राइसेस प्लमेटेड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, तो खाद्यान्न कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, ते भी हुआ था। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 जो है ना एसर्सन रीजन क्वेश्चन है। एसर्सन है यूरोपियंस कंसिडर्ड मेसोपोटामियन इम्पोर्टेंट ऑन अकाउंट। तो देखिए यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे। रीजन है इन ओल्ड टेस्टामेंट देयर आर रेफरेंसेस अबाउट इट विच रिफर टू सीमर मीनिंग द सुमेर। पुराने नियमों में
इसके बारे में संदर्भ है कि जो सिमर का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है सुमेर। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों के दोनों करेक्ट हैं, एसर्शन भी करेक्ट है, ओरिजिन भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ हिजरी विस ग्रेगोरियन क्रिश्चियन सी ईयर्स। तो ग्रेगोरियन ईसाई सी वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना का सूत्र क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है, इट इज एच इंटू 32/33 प्लस 622 इक्वल टू सी माइनस क्रिश्चियन सी माइनस 622 इंटू 33/32 इक्वल टू एच हिजरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अब्द अल मलिकिस कॉइन। निम्नलिखित में से कौन सा अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें का ऑप्शन ए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए बोलते हैं, अडॉप्टेड अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्कुलेटेड इस्लामिक कॉइनेज। उन्होंने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्का प्रसारित किया है, तो एक हिस्सा है, उसका विशेषता है। बी बोलते हैं, इट वाज कॉल्ड दिनार इन सिल्वर एंड दिरहम इन गोल्ड। इसे चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था। यही जो है ना एक फीचर नहीं है अब्द अल मलिक के कॉइन का। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 45 का। और जो सी नंबर है, द शेप सिंबल एंड द इंस्क्रिप्शंस वर कॉपीड बाई बिजोटिनियन कॉइन दिनारस डेनरियस एंड ईरानियन कॉइन डेरकम बट इन द अरेबिक वर्जन, है ना। तो इसका फीचर है, तो इसका ऑप्शन बी जो है ना वो फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, इसमें अरेंज करना है फॉलोइंग को। तो 46 में सबसे पहले क्या था, यहाँ पे सीनेटर था, ये फर्स्ट में आ जाएगा। और उसके बाद इक्वेस्ट्रियन सेकंड में आ जाएगा। फिर जो है रिस्पेक्टेबल सेक्शन ये थर्ड में आ जाएगा। और स्लेव्स जो है ना इसमें फोर्थ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेक्शन 3 पे आ चुके हैं। तो देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। We know from legal texts that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resided with his parents. The father was the head of the family. We know a little about the procedure for marriage. When a declaration was made about the willingness to marry, the bride's parents gave their consent to the marriage. Then a gift was given to the groom's people, to the bride's people. When the wedding took place, gifts were exchanged by both parties, who ate together and made offerings in a temple. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. The father's house, herds and fields were inherited by the sons. तो देखिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को अपनी पिता के द्वारा दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। तो चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 47, मतलब इसमें बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज वर कॉमन इन द मेसोपोटामियन सोसाइटी। तभी हमने समझा कि न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार थे वो कॉमन थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु वाज द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो फादर होते थे वो हेड होते थे फैमिली के, इसको भी हमने समझा है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है एकल परिवार का, कि इसमें पुरुष होता है, उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं, माने माता पिता नहीं रहते। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कंप्राइजेज अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। 50 है, व्हाट वाज डेनरियस। तो डेनरियस क्या था, तो डेनरियस एक था सिल्वर कॉइन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, व्हाट वाज एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के समय में, विवाह के समय में, शादी के समय में क्या चीज़ एक्सचेंज या अदला बदली होता, तो गिफ्ट्स। 51 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है, हु यूज द इनहेरिट द हाउस एंड हर्ट्स। तो घर और जो पशु हैं वो किसको मिलते थे, तो जो है ना एल्डर सन को मिलते थे। तो इसका ऑप्शन बड़े बेटे को मिलते थे, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 के लिए फिर पढ़ते हैं इसको। तो चलिए पहले अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में समझ लेंगे। एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, सबस वेयर बेंड।
एज वेयर द फिजिकली चैलेंज्ड, वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, men who became priests could not marry, bishops were the religious nobility, like lords who owned vast landed estates. The bishops also had the use of vast estates and lived in grand palaces. The church was entitled to a tenth share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year, called a tithe. Money also came in the form of endowments made by the rich for their own welfare and the welfare of their deceased relatives इन द आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो इसमें चर्च के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लाट की तरह विस्तृत जागीरें थीं और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च की 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया गया दान भी आय का एक स्रोत था। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से सही कथन या स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट बोलता है एवरीवन कुड बिकम अ प्रीस्ट, हर कोई पादरी बन सकता था, तो गलत है, हमने पढ़ा है। वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, महिलाएं प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, पादरी नहीं बन सकती थी, यही सत्य है इसमें। प्रीस्ट कुड मैरी, प्रीस्ट जो है ना शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए भी गलत है। नन ऑफ दीज भी गलत है। क्वेश्चन 54 है हु आर कंसिडर्ड रिलीजियस नोबिलिटी, तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि बिशप को ना रिलीजियस नोबिलिटी माना जाता था, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिशप, तो बिशप के बारे में इसमें सही चीज़ नहीं है। दे यूजेज टू लिव इन सिंपल हाउसेस, ये गलत है, वो महलों में रहते थे, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी हैं दे ओन वास्ट लैंडेड स्टेट्स, उनके पास बहुत सारी जागीरें थी, ये तो सही है। उसके बाद 3rd नंबर है दे वर कंसिडर्ड रिलीजियस नोबिलिटी, ये भी सही है। नन ऑफ दीज भी इसमें का नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 56 है हाउ मच शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड टू द चर्च एज टीथ, तो टीथ के रूप में चर्च को कितना हिस्सा मिलता था, तो 1/10 हमने अभी अच्छे से समझा है, तो 56 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रॉम हुम रिच पीपल यूज टू डोनेट मनी अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, तो जो अमीर लोग थे वो किसको दान करते थे, धन को, तो दान करते थे अपने वेलफेयर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है हाउ वाज द रिलीजियस सिस्टम ऑफ मिडिवल यूरोप अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सेप्ट, तो किस प्रकार से था जो धार्मिक सिस्टम था मिडिवल यूरोप का, तो ये था बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स परंपरागत, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैप दिखाया गया है ए और बी करके, तो हमको फाइंड आउट करना है इसको। तो ए इज़ द कैपिटल सिटी व्हिच ऑफ द फेमस फॉर इट्स प्लेस, ये एक कैपिटल सिटी है जो अपने महलों के लिए फेमस था, ये था उर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बी है बी इन दिस प्लेस सिस्टमेटिक एक्सक्वेशन स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी, यहाँ पे जो है ना सिस्टमेटिक एक्सक्वेशन खुदाई जो है 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, ते है उर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।